scooters and plant second manufacture B%. At plant 185 out of 100 scooters are rated standard quality or better. At plant second only 65 out of हाँ जी मैम 60 65 out of 100 scooters are rated standard quality or better. What is the probability prob- probability that the scooters selected at random came from plant 1 if it is known that the scooter is of standard quality? What is the probability that the scooter came from plant second if it is known that the scooter is of standard quality? तो देखो बच्चों, पहले ना आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। उसके लिए मैं आपको इस टेबल से समझाना चाहूंगी ये क्वेश्चन, और आपको भी जब करना है तो ये टेबल बनानी है। देखो, आपकी दो प्लांट है आपके पास, एक प्लांट और दूसरा प्लांट। आप स्कूटर बनाते हो, एक प्लांट में आप 80% स्कूटर बनाते हो, तो उसमें से स्कूटर की प्रोबेबिलिटी 80 होगी, 0.8 हो गया, 80/100। ठीक है? हाँ जी बेटा, साथ साथ एक्टिव रहो। मनीषा आप ही बोल दो चाहे। बेटा ये 80% समझ आ गई प्रोबेबिलिटी? यस मैम। फिर आप सेकंड प्लांट से 20% बनाते हो, तो 0.2 हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। यस मैम। ठीक है? अब आपके फर्स्ट प्लांट में 80 में से 100 में से 85 स्कूटर जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के निकलते हैं। तो आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.85। यस मैम। और देखो, आपको ये कह रहा है यहाँ से, देखो फिर वो कहता है कि सेकंड प्लांट की स्टैंडर्ड क्वालिटी 65% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 65 होगी। यस मैम। अब अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं कि मैं फर्स्ट प्लांट का स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकालना चाहती हूँ, तो फर्स्ट प्लांट का स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर निकालने के लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने की थी। यस मैम। ठीक है? दूसरा जो था, स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर अगर मैं सेकंड प्लांट का निकालना चाहती हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, यस मैम। तो मेरी दोनों की स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर की प्रोबेबिलिटी आ गई, फर्स्ट प्लांट की भी और सेकंड प्लांट की भी, और उसका टोटल हो गया मेरा 0.81। यानी मेरे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर निकलता है। अगर मैंने एक स्कूटर चूज किया, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, चाहे वो किसी भी प्लांट से निकला है, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 0.81 हो गई। यस मैम। अब आप खुद सोचो कि अगर वो फर्स्ट प्लांट का होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.68/0.81 होगी, यस मैम। और अगर वो सेकंड प्लांट का होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13/81 होगी। यस मैम। तो यही इसने पूछा था क्वेश्चन में, 2 पॉइंट ही पूछे थे उसने कि आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपने निकाला है। पहली प्रोबेबिलिटी उसने पूछी थी कि वो प्लांट 1 में से है, दूसरी प्रोबेबिलिटी उसने पूछी थी प्लांट 2 में से है। यही पूछा था ना उसने आपसे? तो आपको ऊपर वाला सॉल्यूशन करने की तो जरूरत ही नहीं है, इसी टेबल में ही सारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है? यस मैम। क्लियर? किसी को यस कोई डाउट इसमें? हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी मनीषा, समझ आ गया आपको बच्चे? यस मैम। यस मैम। मनीषा, कोमलप्रीत आप पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे? Box I contains 3 defective and 7 non-defective balls, and box 7
contains 1 defective and 9 non-defective balls. You select a box at random and then draw 1 ball at random from the box. A. What is the probability of drawing a non-defective ball? हाँ जी कोमल, कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैम मैम screen शो नहीं हो रही। मनीषा पढ़ो बेटा, वेरी गुड। मैम इलस्ट्रेशन से पढ़ूं? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सॉल्यूशन तो मैं समझाऊंगी फिर। ठीक है मैम। Box 1 contains 3 defective and 7 non-defective balls, and box 2 contains 1 defective and 9 non-defective balls. We select a box at random and then draw 1 ball at random from the box. पहले What देखो, is आपके एक मिनट, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपके पास 2 प्लांट थे, अब आपके पास 2 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स Yes, में ma'am. 3 डिफेक्टिव हैं, 7 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? टोटल कितनी होगी बच्चे फर्स्ट बॉक्स में? मनीषा Ma'am 8? बेटा, 3 डिफेक्टिव एंड 7 नॉन डिफेक्टिव, तो टोटल 10. कितनी हो गई? 10 हो गई ना। तो इसमें Ma'am. डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/10, और नॉन डिफेक्टिव की 7/10। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. सेकंड बॉक्स में 1 डिफेक्टिव है और 9 नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/10 और नॉन डिफेक्टिव की 9/10। ये भी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब वो कहता है कि आपने एक बॉक्स चूज करना है उसमें से, तो पहले अगर हमें एक बॉक्स चूज करना हो तो बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2 होगी, क्योंकि दोनों 2 बॉक्स हैं, 2 में से एक बॉक्स चूज करना है। वो कह रहा है ना, वी सिलेक्ट ए बॉक्स एट रैंडम, पहले हमने एक बॉक्स चूज करना है, तो पहले एक बॉक्स मैंने दोनों में से एक उठाना है, उसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, मैं कोई भी बॉक्स उठा सकती हूँ। ठीक है ना? Yes, ma'am. अब मेरे को उसमें से एक बॉल निकालनी है। अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ये बॉल जो है आपकी नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, और दूसरे में उसने पूछ लिया कि वो डिफेक्टिव है, और तीसरे में पूछा कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉक्स एक चूज किया था, गिवन ए डिफेक्टिव बॉल इज ड्रॉन। तो 3 प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पर निकालनी है। पहली प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। अब हमें डिफेक्ट, इसने क्या पूछा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की? नॉन डिफेक्टिव, और दूसरे में डिफेक्टिव, ठीक है। तो हमें डिफेक्टिव बॉल की फर्स्ट बॉक्स में प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 1/2 इंटू 3/10, Yes, ठीक ma'am. है। और सेकंड बॉक्स में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2 इंटू 1/10। ये क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. उसके बाद नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव की फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 7/10, और सेकंड बॉक्स की 1/2 इंटू 9/10। अब हमने सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली कि फर्स्ट बॉक्स में से डिफेक्टिव आए, सेकंड में से आए, फर्स्ट में नॉन डिफेक्टिव आए, सेकंड में नॉन डिफेक्टिव आए। अब हमें जो चाहिए हम वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है नॉन डिफेक्टिव की, तो दोनों नॉन डिफेक्टिव को आप ऐड कर दो, आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड में वो डिफेक्टिव कह रहा है, आप दोनों डिफेक्टिव को ऐड कर दो, तो आपकी सेकंड प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। और बेस थ्योरम क्या कहती है? उसने लास्ट में जो पूछा है वो बेस थ्योरम है कि आपका जो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, वो कहता है कंडीशन लगा दी ना उसने लास्ट में, और जहां कंडीशन लग जाती है वहां हमारी बेस थ्योरम आ जाती है। देखो पहले में यहाँ पर हमारी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आई, क्योंकि हमने एक बॉक्स चूज किया और उसमें से बॉल निकाली, तो वो हमारी डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डिफेक्टिव है, कहीं से भी आ सकता है, फर्स्ट में से भी और सेकंड में से भी।
तो वो थ्योरम लग गई। तीनों थ्योरम्स लग रही हैं इस क्वेश्चन में आपकी। लास्ट में कंडीशनल थ्योरम हमारी थी बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी की बॉक्स 1 आपने चूज किया और गिवन है, आपको कंडीशन दी हुई है कि डिफेक्टिव बॉल निकल गई और बॉक्स 1 में से निकली। तो अब देखो इस केस में जो हमने पीछे टेबल बनाई थी उसको भी आप यूज कर सकते हो। दोनों डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपने ऐड कर देनी है, दोनों के डिफेक्टिव की 7/20 9/20, और ऊपर हम कौन सी लेंगे 7/20, क्योंकि हमें बॉक्स 1 लेना है ना। ये बात समझ यस आई आप? मैम। तो ऊपर यस आपका मैम। फेवरेबल में 7/20 आएगा और नीचे टोटल में 7/20 प्लस 9/20 सॉरी, B1D इज इक्वल टू B1 एंड D अपॉन BD। तो B1D क्या है हमारा 3/4 में। B1D। अच्छा ये हमने ये निकाली है ना बाद में कि यस मैम। बॉक्स 1 में से हमने डिफेक्टिव निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 3/10 थी। मैं ये नॉन डिफेक्टिव वाली कर रही हूँ ना मैं, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। हमें तो डिफेक्टिव लेना है ना, 3/20 ऊपर आएगा और नीचे 3/20 एंड 1/20। डिफेक्टिव है ना, नॉन डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन में वो डिफेक्टिव वाली कह रहा है, हम नॉन डिफेक्टिव देख रहे हैं। डिफेक्टिव बॉल ड्रॉ करनी है फर्स्ट बॉक्स में से। तो पहले हमें दोनों की जो डिफेक्टिव हैं उन दोनों को ऐड करके वो हमारा क्या बन जाएगा टोटल इवेंट्स, जैसे हमने ऊपर किया था। और बॉक्स 1 की डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 3/20 हो जाएगी। तो हमारी फेवरेबल 3/20 डिवाइडेड बाय 4/20। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ये टेबल भी इसने वैसे ही बना दी जो हमने ऊपर बनाई थी प्लांट वाली। देखो फर्स्ट बॉक्स चूज करेंगे 1/2, सेकंड चूज करेंगे 1/2। कंडीशन क्या है, इसमें डिफेक्टिव है 3/10 और इसमें डिफेक्टिव है 1/10। तो ज्वाइंट इसकी होगी 3/20 1/20 दैट इज 4/20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 3/4 एंड ये तो हमें नहीं लेनी है, हमें ये लेनी है 3/20 एंड 1/20। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 3/20 डिवाइडेड बाय 4/20। तो 3/4 आ गया और इसका हमारा 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। आगे है ओड्स। ओड्स क्या होता है ये अब आपको मैं बताती हूँ, इसको पढ़ेंगे आप में से। अब और कोई वॉलेंटियर है या सिर्फ मनीषा ने ही सारा पेपर क्लियर करना है? आप लोगों ने सिर्फ क्लास लगानी है। कीर्ति, वेरी गुड। कीर्ति आप पढ़ो बेटा ओड्स। We must know the concept of odds. The word odds is frequently used in statistics. Odds relates the chances in the favor of an even to the chances against it. For instance, the odds are 2:1 that A will get a job means there are two chances that he will get the job and one chance against his getting the job. This can also be converted into probability as getting the job 2/3. Therefore, if the odds are A ratio B in favor of an event, then PA is equal to A upon A plus B. Further, it may be noted that the odds are A ratio B in favor of an event is the same as to say that the odds are B ratio A against the events. If the probability of an event is P, then the odd in favor of its occurrence are P2 1 minus P and the odds against its occurrence are 1 minus P to P. देखो क्लियर है, सिर्फ आपका यहाँ पर फर्क ये है, कुछ भी नहीं है ये। अब इसको बड़े लेमन लैंग्वेज में समझो कि जो हमने यहाँ पर 4/20 लिखा है, इसको मैं 4:20 लिख देती हूँ, तो वो हमारा ओड्स हो गया। मतलब हम उसको रेशो में दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2:1 का मतलब 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 यानी कि 2 हमारे फेवर में है, सॉरी 2 हमारे फेवर में है और 1 हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, तो हम इसको 4/20 नहीं लिखेंगे, इसको हम 4:16 लिखेंगे, क्योंकि 4 हमारे फेवर में है और 16 हमारे अनफेवर है, तो 4:16 लिखेंगे। तो 2:1 का मतलब यह है कि 2 हमारे फेवर में है, 1 हमारे अगेंस्ट है। तो हमारी फेवर की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3 और अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अगर अगेंस्ट लिखा होगा तो फिर इसका मतलब 1 हमारे अगेंस्ट है।
तो जैसे अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सपोज इट इज 11 to 5 against a person who is now 38 years of age, living he is 73. 11 to 5 अगेंस्ट है, मतलब कि ये चांसेस हैं उसके कि वो 73 ईयर्स तक लाइव रहेगा। 5 to 3 अगेंस्ट बी who is living 43 till 78. Find the chance that at least one of these person will alive 35 year hence. 35 year hence का मतलब समझो कि अगर बंदा अब 38 का है तो 35 ईयर के बाद वो 73 हो जाएगा। ये देखो ए पर्सन अब 38 का है तो 35 ईयर्स के बाद वो 73 का हो जाएगा। यस मैम। और बी अब 43 का है तो वो 35 के बाद 78 का हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो वो यही पूछना चाहता है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है दैट ए विल डाई विद इन 35 ईयर्स। हमें ऊपर दिया हुआ है, देखो अगेंस्ट दिया हुआ है ना, अगेंस्ट लिखा हुआ है ना, दोनों में अगेंस्ट वर्ड लिखा हुआ है ना। 11 to 5 अगेंस्ट, 5 to 3 अगेंस्ट। ठीक है, हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. अब अगेंस्ट Yes, द ma'am. डाई, अगेंस्ट द लाइव का मतलब यह है कि वो नहीं जिएगा। 11 ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं जिएगा, 11/11/16। और वो जिएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/16। ये बात समझ आई आपको? Yes, ma'am. इसी तरह बी नहीं जिएगा यानी मर जाएगा 35 साल तक डाई, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8 और वो लाइव रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। अब हमने ये निकालना है कि एटलीस्ट वंस, ये बात ध्यान रखना बेटे, प्रोबेबिलिटी में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोथ लिखा हुआ है, एटलीस्ट लिखा हुआ है या किसी एक का लिखा हुआ है। इसने कहा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक पर्सन जो है वो इतना लाइव करे। तो एक का मतलब एक भी लाइव कर सकता, ए लाइव करे और बी ना करे, या बी करे और ए ना करे, या दोनों ही लाइव कर जाए। तो 3 कंडीशंस हमें चाहिए। तो हम 3 कंडीशंस निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं कि ए रहेगा बी नहीं रहेगा, बी रहेगा ए नहीं रहेगा, या दोनों रहेंगे। और तीसरा तरीका ये है कि हम चौथी कंडीशन निकालते हैं कि हमारे में से दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा और उसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं। समझ आई आपको? हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट तो 4 ही बनेंगे ना, जैसे हमने उसमें किया था, एक कॉइन, अगर 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो 4 बनी थी ना हमारी प्रोबेबिलिटीज इवेंट्स। हाँ जी बच्चे, ये बात समझ Yes, आ रही है? 4 yes, इवेंट ma'am. क्या बनेंगे अब आपके कि अगर एटलीस्ट वन का मतलब एक पर्सन या दोनों। ठीक है, तो या तो ए लाइव करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, और तीसरी कंडीशन दोनों ही लाइव करेंगे, और चौथी कंडीशन दोनों ही लाइव नहीं करेंगे। टोटल हमारी 4 हो गई, और टोटल का जो प्लस होता है वो 1 होता है, ये भी पता है आपको। अब हम उसमें से ये मान लेते हैं कि दोनों में से कोई भी लाइव नहीं करता, तो फिर हम उसके लिए क्या, हमारी प्रोबेबिलिटी है 11/16/5/8। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल लाइक का आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं हुई? अब मुझे ये बताओ। मैम क्लियर है। क्लियर है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर वो कहते हैं 2 कार्ड्स आपने ड्रा किए 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इस बात का ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने 2 कार्ड निकाले। पहला है बोथ आर एस। एस के कितने कार्ड होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। ठीक है, तो Yes, पहला जो आपका एस का आया 4/52 और दूसरा आएगा आपका 3/51। ये 5 लिखा है इसने, गलत लिखा है, 3 आना है यहाँ पर, 3/51 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? देखो यहाँ लिख भी रहा है यहाँ 3 और इधर इसने 5 लिख दिया, इसको ठीक करके 3 लिख लेना आप। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? yes, ma'am. No, क्लियर ma'am. हो? हाँ, दूसरा है Yes, बोथ आर, ma'am.
बोथ आर रेड, रेड होते हैं हमारे पास 26, तो 26/52, 25/51, ये भी क्लियर है। यस मैम। लास्ट है हमारे पास एटलीस्ट वन इज एस, एटलीस्ट वन इज एस, कम से कम एक एस का होना चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम फिर वही ऊपर वाला लाइव वाला एग्जांपल लेंगे कि एस का कोई भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो अगर हम एस का नहीं लेते हैं तो क्या आएगा, बाकी 48 बच गए, एस को निकाल दें तो कितने बच गए, 52 कार्ड्स में से अगर हम एस के 4 कार्ड निकाल देते हैं तो कितने कार्ड बच जाएंगे बेटा? हाँ जी, 48 मैम। हाँ, तो हम ये मानेंगे कि एस का निकलता ही नहीं है, तो उसमें 48/52 एंड 47/51 ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि हम एस का नहीं निकाल रहे हैं, नॉन एस कार्ड। लेकिन हमें तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि एटलीस्ट वन इज एस, तो फिर हम इसको वन में से माइनस कर देंगे तो एस वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये जैसे अभी ऊपर हमने यस ए मैम। और बी लाइव वाला किया था। अब अगला फिर वही आ गया, ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर है तो यहाँ पर 2/7 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ओड्स इन फेवर की, और ओड्स अगेंस्ट जो है वो 5/6 है, 5/11 आ जाएगी। अगर हमें दूसरे की भी फेवर, वो कह रहा है देखो फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन विल हैपन। अब इस बात को बड़े ध्यान से देखना, एटलीस्ट वन वाला आ गया तो हमें दोनों अगेंस्ट वाले लेने हैं फिर से। तो दूसरे का तो हमें अगेंस्ट दिया हुआ है 5/11, लेकिन फर्स्ट का इन फेवर दिया हुआ है, तो इसका अगेंस्ट क्या होएगा, कोई मुझे बता सकता है आप में से, मैं बिना देखे? हाँ जी, मनीषा आप बताएंगे? कीर्ति, रितिका, बेटे डरो मत, गलत बता दो लेकिन डरो मत, जब तक डरते रहोगे आप कर नहीं पाओगे। आप ही की क्लास है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बताओ मुझे, कौन बताएगा आप में से? दिशा, मनीषा आप बताओ बेटा। मैम क्या बताना है? बेटा इसमें हमारे ओड इन फेवर 2 to 5 है, ठीक है। यस मैम। अगर हमें इसमें अगेंस्ट निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मैम 50% नहीं आएगी। कैसे बेटा, 2 to 5 का क्या मतलब हुआ? बोलो। मैम संभावना तो 50% होती है ना कि आएगा या नहीं आ सकता। क्या आप कोई कॉइन टॉस कर रहे हो? संभावना तो उसने दे दी ना, 2 में से 5, 2 to 5 का मतलब क्या हो गया, 2/7। इसका मतलब टोटल आपके, देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, ओड्स जो अभी हमने पढ़ा है कीर्ति ने थ्योरी, उस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो आपके पास इस क्वेश्चन में एक बॉल में मैं आपको समझाती हूँ दूसरे तरीके से, एक बॉल में 7 बॉल्स हैं, ठीक है। उसमें से आपको 2 रेड हैं और 5 वाइट हैं, ठीक है। आपकी रेड की फेवर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/7 आ गई। यस मैम। और रेड ना आए उसकी क्या होगी? बेटा जब ऐसे प्रोबेबिलिटी दी होती है ना हाँ, जब ओड्स लिखा होता है ना, ओड्स लिखा होता है, पहले तो ये बात ध्यान से समझो, वर्ड लिखा होगा ओड्स और लिखी होगी 2 to 5 यानी 2/5। अब आपने देखना यहाँ है, अब पहले तो ये देखो कि ये 2, इसकी 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी, 2/7 और 5/7, एक फेवर में एक अगेंस्ट में। अगर तो यहाँ पर फेवर लिखा हुआ है और पहले लिखा हुआ है 2, तो आपकी फेवर की प्रोबेबिलिटी 2/7 बनेगी और अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी 5/7 बनेगी। ये बात समझ आई आप सबको? यस मैम। अब अगला दिया हुआ है आपको, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 5 to 6। इसकी अनदर इवेंट है
ये क्या लिखा हुआ है? ओड्स अगेंस्ट। क्या लिखा हुआ है? ओड्स। हाँ जी बताओ बेटा मनीषा, क्या लिखा हुआ है? ये ओड्स अगेंस्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो ओड्स अगेंस्ट का मतलब हुआ कि ओड्स अगेंस्ट यानी एक हमारा होता है पी, एक हमारा होता है क्यू। इसका मतलब हमारा क्यू दिया हुआ है 5/11, तो पी बनेगा हमारा 6/11। ये बात समझ आई आपको? Yes, ma'am. अब हमें ये देखना है कि एटलीस्ट वन विल हैपन। एटलीस्ट वन विल हैपन का मतलब यह है कि कम से कम एक इवेंट फेवर में हो। तो अब हम पहले निकालेंगे कि दोनों ही फेवर में नहीं है, दोनों ही अगेंस्ट हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर देंगे, जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं यहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी। यस मैम। Yes, ma'am. तो अब फर्स्ट वाले की अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ जरा मुझे। अभी तो बताया आपको मैंने, फर्स्ट वाले की अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/7। बोलो बेटा, ठीक बोल रहे हो आप? 7/2 मैम। नहीं बेटा, पहले किसने बोला था? Ma'am, two- 2/7. नहीं, मनजिंदर आप बोलो। मैम 2/7 बेटा 2/7 तो हमारे फेवर में है ना, वो लिख रहा है, तो मैं तो अगेंस्ट पूछ रही हूँ। 5/7। हाँ 5/7, ठीक है। ये दोनों को ऐड ठीक। करते हैं नीचे के लिए जब भी ओड्स लिखा होता है। फेवर पहले वाला होता है, अगर पहले फेवर लिखा हुआ है तो 2 फेवर में है, 5 अगेंस्ट में है। अगर अगेंस्ट लिखा हुआ है तो 5 अगेंस्ट में है और 6 फेवर में है। ये बात समझ लो आप अच्छी तरह से, ठीक है? अब यस हुआ मैम। क्लियर? यस तो मैम। पहले का आपका अगेंस्ट जो आएगा वो आएगा आपका 2/7, आपका फेवर में है, अगेंस्ट आएगा 5/7। दूसरे का अगेंस्ट इसने दिया हुआ है 6/11। तो हमने लेना है कि दोनों, इसने ये जो किया है इसको छोड़ दो, अल्टरनेटिव मेथड मैं करवा रही हूँ आपको, पहला मेथड छोड़ दो, बोथ विल नॉट हैपन। तो देखो 5/7 अगेंस्ट आ गया, इसका अगेंस्ट है हमारा 5/11। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25/77 दोनों ही नहीं हो रहे, तो फिर उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप में से। मनजिंदर आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। चलो एक ही लाइन का है, मैं ही पढ़ देती हूँ। वो कह रहा है व्हाट इज द चांस दैट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। देखो हमारे एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, और लीप ईयर में एक दिन फालतू होता है, तो वो ये कहता है कि 366 डेज में आपके 53 संडे आ जाते हैं, ठीक है। 52 तो होते ही होते हैं क्योंकि पूरे 52 वीक्स होते हैं हमारे पास। तो अगर 52 इंटू 7 करते हैं तो हमारे पास 364 आता है। उसके बाद हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, यानी कि 52 वीक में तो 7-7 दिन पूरे आ गए। जो एक्स्ट्रा दिन बचे उसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे। ऐसे ही बनेगा ना आपका कॉम्बिनेशन, या नहीं? हाँ जी। यस मैम। तो इसमें से टोटल कितने दिन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल आपके इवेंट्स हो गए, क्योंकि जो 52 पूरे हैं उनको तो निकाल ही दो। अब इस 7 में से संडे कितने में आ रहा है? हाँ जी, कितने कॉम्बिनेशन में संडे आ रहा है बेटा? 2 में 2 आ रहा है ना? मैम। 2। तो आपकी यस प्रोबेबिलिटी मैम। क्या हो गई? 2/7। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, ए प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी सी। उन तीनों के सॉल्व करने की आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है,
और आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आप कहोगे कि सीधा तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, वो नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि तीनों से सॉल्व हो जाती है, वो कहते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हो सकता है ए ने की हो, बाकी दोनों ने ना की हो, या बी ने की हो, बाकी दोनों ने ना की हो, या सी ने की हो, या तीनों ने की हो, या ए बी ने की हो, सी ने ना की हो। कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज आपकी बनती हैं। ऐसा नहीं उसने कहा कि तीनों ही उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसने कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बात समझ आई आपको पहले? यस मैम। तो इस क्वेश्चन में हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं बार बार आपको ऊपर करवा रही हूँ, कि हम ये मानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इसका मतलब तीनों में से कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए की 1/2 आ गई, बी की 2/3 एंड सी की 3/4। ये बात क्लियर होगी आपको? यस मैम। फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और फिर हम 1 में से माइनस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हम सीधा कर दें कि तीनों ही सॉल्व कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं कि एक पर्सन सॉल्व कर रहा है तो कौन कर रहा है तीनों में से, दो सॉल्व कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, या फिर तीनों ही कर रहे हैं। हमें तो नहीं पता ना, हमें तो ये पता है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने 3 बच्चों को प्रॉब्लम दी, 3 में से किसी एक ने सॉल्व कर दी, या 2 ने कर दी, या 3 ने कर दी, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे आपको। तो उससे अच्छा ये है कि हम ये मानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, तो यानी तीनों में से किसी से भी सॉल्व नहीं हुई, तो वो हम मल्टीप्लाई करके हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और फिर हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो जब क्वेश्चन सॉल्व वाला आए, या ऐसा भी आ सकता है कि इन 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए भेजा गया, तो इसमें से सिलेक्ट हो गया कोई पर्सन, तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 1 इज सिलेक्ट, तो फिर आपको उसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से वर्डिंग को फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। अब वो कह रहा है, देखो इस चीज को भी ध्यान से देखना है कि 2 डाइज आप इकट्ठी फेंक रहे हो, या फिर एक ही डाई को आप 2 बार फेंक रहे हो, दोनों में फर्क है। यहाँ पर वो कह रहा है एक ही डाई को आप 2 बार फेंक रहे हो, difference between the number of spots turned up is noted, find the probability that difference is 3। यानी कि जो ऊपर दोनों बारी नंबर आया, उन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये देखना है कि हमारे डाइस में नंबर क्या होते हैं, 1 to 6 होते हैं। यस मैम। तो अगर हमें डिफरेंस 3 चाहिए, हम अपर से लेते हैं, 6 एक पे 6 आएगा तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, तभी डिफरेंस 3 होएगा। यस मैम। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6 and 3, यस 5 मैम। and 2, 4 and 1। और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता। नो मैम। अब देखो उसमें से 1 and 4, 4 and 1, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आए, या दूसरे पे 4 आए पहले पे 1 आए, उनको उल्टा भी कर सकते हैं ना हम। 3 चांसेस तो मैंने आपको बता ही दिए, बट तीनों का रिवर्सल भी हो सकता है कि पहले 4 आ रहा है या पहले 1 आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। तो हमारे फेवर में 6 चांसेस हैं, और टोटल हमारे 36 हैं, वो मैंने आपको कल बताया ही था, 2n वाला। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36। इज इट क्लियर? हाँ जी। यस मैम। अब नेक्स्ट आपको पता है हमने कर लिया, Yes. 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड ड्रॉन किए, 1 इज नेव एंड अदर इज क्वीन, इकट्ठे ड्रॉ कर रहे हैं। तो नेव की भी आपकी प्रोबेबिलिटी ये कॉम्बिनेशन 4c1, क्वीन का भी 4c1, और टोटल 52c2। ये हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट भी आप कर चुके हो शायद। A bag contains 7 red balls, 5 white balls, 4 balls are drawn at random, the probability that all of them are red। तो 7c4 हो जाएगा। टोटल तो आपका 12c4 हो गया ना, एग्जॉस्टिव केसेस तो 12c4 हो गए। ठीक है, हाँ जी। Yes, ma'am. और रेड निकालनी है तो 7c4, और 2 of them are red and 1 and 2 white, तो 7c2 5c2। ये आप पहले कर चुके हो इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है,
ए पेट्रोल, ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पढ़वाना चाहूंगी। कौन पढ़ेगा जिसने पहले ना पढ़ा हो? हरसिमरन आप पढ़ोगे? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। A petrol pump proprietor sells on an average 80,000 worth of petrol on rainy days and an average of 95,000 on clear days. Stats from the meteorological department show that the probability of 0.76 for clear weather and 0.24 for rainy weather on coming Monday. Find the accepted value of petrol sale on coming Monday. देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ना आपकी इकोनॉमिक्स में भी आएगी आगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ, तो वहां भी ये चीज ही आपकी यूज होगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारी प्रोबेबिलिटी है उसकी रेनी डे, ऑन एन एवरेज 80, और रेनी डे पे उसकी 80,000 की सेल होती है, और रेनी डे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.24 है, डिपार्टमेंट ने बता दिया। ये बात क्लियर होगी आपको? Yes, ma'am. अब दूसरा है आपकी नॉर्मल डे पे, आपकी क्लियर डे पे 95,000 की सेल होती है, और मंडे को दिन क्लियर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.76 है। ठीक है, अब ऊपर Yes. टेबल बनाई थी, आपको याद है? 80,000 इंटू 0.76 इंटू 95, तो टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू 91,400। उसने हमसे सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है और कुछ नहीं पूछा। ये आपकी 91,400 आ गई। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसी में मैं एक क्वेश्चन और डाल दूं कि आप हम मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरी सेल हुई और उस दिन रेनी डे था, तो रेनी डे वाले ही अगर मुझे सेल निकालनी होगी तो मैं 19,200 डिवाइडेड 91,400 प्रोबेबिलिटी आएगी। और अगर मुझे नॉन मतलब क्लियर वेदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो 72,200 डिवाइडेड 91,400 आएगी। बट इस क्वेश्चन में इसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, इसने एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी 91,400 आ गई। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अब आगे आ जाओ। ये थोड़ा औरों से डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी तो उसने पूछी ही नहीं ना, प्रोबेबिलिटी सिर्फ दी है। ए बैग कंटेन्स 6 white, 9 black balls. 2 drawings of 4 balls are made such that the ball are replaced before the second trial. तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम बॉल को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है? ओके, Ma'am. 4 बॉल्स निकालनी है, 2 बारी, 2 ट्रायल करने हैं हमने, और हर ट्रायल में हमने 4 बॉल्स निकालनी है, लेकिन हमने उनको रिप्लेस कर देना है सेकंड ट्रायल से पहले। द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, सेकंड भी दे दिया उसने कि आप नहीं रिप्लेस करते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 4 white एंड सेकंड 4 black balls इन ईच केस। तो देखो, आपकी पहले टोटल बॉल्स देखो 9 और 6 15 है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट आप सॉरी कितने हो गए? 15C4। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब व्हाइट Yes, बॉल्स ma'am. की प्रोबेबिलिटी 6C4 और ब्लैक बॉल्स की 9C4, ये भी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम पहली कंडीशन लेते हैं कि जब वो रिप्लेस नहीं करता, एक ए में क्या कह रहा है? बॉल्स आर रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड कर देता है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें व्हाइट बॉल्स लेनी है। तो 6C4 अपॉन 15C4 आएगा, और सेकेंड ट्रायल में हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, तो 9C4 अपॉन 15C4 आ जाएगा, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कंपाउंड इवेंट के केस में। ये हमारी व्हाइट की आ गई, ये ब्लैक की आ गई, और हमने सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसने रिप्लेस कर दिया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हो गई ये Yes, बात? ma'am. अब Yes, हम मान ma'am. लो इसको रिप्लेस नहीं करते, ठीक है, रिप्लेस नहीं करेंगे तो पहली तो वही आएगी 6C4 अपॉन 15C4। सेकंड में इम्पैक्ट पड़ेगा 9C4 अपॉन 11C4 आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास रिप्लेस नहीं करी तो 11 बॉल्स बच गई ना 15 की जगह।
ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. क्योंकि हमने रिप्लेस ही नहीं करी, वापस नहीं डाली पुरानी 4 बॉल्स निकाल के, तो फिर तो 11 ही बच जाएंगी ना 15 में से। तो सिर्फ ये यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो फिर आपका बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। कर लोगे? कोई डाउट इसमें? Yes. No, ma'am. ए सेलमैन इज नोन टू, बेटा मैं ये सारे क्वेश्चन एक एक इसलिए करवा रही हूँ आपको, क्योंकि मीन मोड मीडियन में क्या था, एक फॉर्मूला आपने लगाया या आपने कोरिलेशन किया, रिग्रेशन किया, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस थी। इसमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसलिए सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड यू शुड डू दिस क्वेश्चन। मैं बार बार रिपीटेडली आपको बोल रही हूँ कि अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन करने का। मेरे सुनने से आपको नहीं आने वाले। समझ आ रहे हैं? 2 दिन आप इसको नहीं करोगे वो समझ भी निकल जाएगी बाहर। अगर उस समझ को अपने घर में अपने दिमाग में पका के रखना है तो फिर आपको ये करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। तो ए सेलमैन इज नोन टू सेल ए प्रोडक्ट in 3 out of 5 attempts while another salesman 2 out of 5 attempts। वो कहता है एक सेलमैन ने एक प्रोडक्ट सेल करनी है, उसने 5 बार ही सेल करने के लिए कोशिश की, तो उसमें से 5 लोगों को दिखाया तो 3 लोगों ने ले लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गई। ठीक है, जबकि बी ने 5 लोगों को दिखाया तो 2 लोगों ने लिया, तो 2/5 हो गई। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो सेल विल बी अफेक्टेड। कोई भी सेल नहीं हुई दोनों की, तो ना सेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे, ए की आ जाएगी 2/5, बी की 3/5, तो 6/25 आ गई कि उनकी कोई भी सेल नहीं हुई। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अब दूसरा कहता है ईदर ऑफ देम विल सक्सीड इन सेलिंग द प्रोडक्ट। कोई एक उसमें से बेच देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए ने भी बेच दी, बी ने भी बेच दी, दोनों की ऐड कर दो, माइनस दोनों ने ही बेच दी, वो दोनों वाली माइनस कर देंगे। या हम इसका फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि नहीं बिकी 6/25, बिक गई 1 - 6/25 कर दो। तो इस मेथड को छोड़ दो, आप वो अपना लो जो मैं आपको बता रही हूँ, हर जगह सेम चलेगा आपका। 1 - 6/25 तो 19/25 आ जाएगा फिर भी। ठीक है, Yes, ma'am. इधर का मतलब वही हो गया ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सेल। तो जहां पर एटलीस्ट आ जाता है तो वहां पर हमने क्या करना है, दोनों ने नहीं बेची वो निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो आप Yes, इसको ma'am. क्रॉस करके वही मेथड लगा लो, तो उसमें आपको याद रहेगा कि एक ही मेथड हमने अडॉप्ट करना है। आगे वो कह रहा है ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 25 ऑफ देम आर गर्ल्स, 75 ऑफ देम आर 75 बॉयज। देखो 25 गर्ल्स हैं, 75 बॉयज हैं, 20 रिच हैं, बाकी रिमेनिंग पुअर, मतलब 80 पुअर हो गए, 40 फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो 60 नॉन फेयर हो गए। आपको प्रोबेबिलिटी क्या सिलेक्ट करनी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल, यानी कि फेयर रिच एंड गर्ल, 3 चीजें लेनी है। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है 25/100, रिच की प्रोबेबिलिटी 20/100, फेयर कॉम्प्लेक्शन की 40/100, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. अब आगे चलो। 3 groups of workers contain 3 men, 1 woman, 2 men, 2 women, and 1 man, 3 women। 3 ग्रुप हैं अब। 1 worker is selected at random from each group. What is the probability that group selected consists of 1 man and 2 women? तो अब यहाँ पर आपको थोड़े से 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको। 3 ग्रुप में से आपको एक मैन लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, या तो वो फर्स्ट ग्रुप में से है, या सेकंड में से है, या थर्ड में से है, यही होगा। एक ही मैन लेना है ना, बाकी 2 तो वोमेन ही है। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब इसमें से अगर आप फर्स्ट ग्रुप में से मैन लेते हो तो मैन की प्रोबेबिलिटी क्या है
3/4, Yes, ठीक है। ma'am. तो सेकंड में से वुमेन 2/4 और थर्ड में से 3/4 वुमेन। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ओके, पहला चांस हो गया आपका। हाँ जी बच्चे, ये समझ आई आपको या लिख के बताऊं? मैम समझ आ गया जी. अब दूसरा चांस है कि आप सेकंड ग्रुप में से मैन ले रहे हो, तो फर्स्ट में से वुमेन लोगे 1/4, दूसरे में मैन 2/4, तीसरे में मैन 1/4। ये बात भी हो गई क्लियर। लास्ट चांस है कि आप तीसरे में से मैन ले रहे हो, तो उस हिसाब से आप तीनों निकाल के उसको ऐड कर दोगे, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे देखो, आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। एंड विद दिस योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज ओवर। प्रोबेबिलिटी, ये जो एमसीक्यू दिए हुए हैं आपने सारे करने हैं। पीडीएफ तो आप भेजते नहीं हो, पर मैं बार बार रेपिटेडली कहूंगी कि इसकी पीडीएफ बनाओ और मुझे भेजो। देखो, इस तरह से मैंने आपको कहा था कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या, किसी भी प्रोबेबिलिटी का मतलब, जैसे इसने क्लासिकल का दिया हुआ है कि फॉर्मूला का क्वेश्चन आ जाता है। जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, देखो, एक्सपेरिमेंट है सेट ऑफ इवेंट्स इंक्लूड एवरी पॉसिबल इवेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया है आपको। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और इनको करके इसकी पीडीएफ बना के मुझे भेजनी है, खुद से चेक करने हैं करके, आंसर आपको दिए हुए हैं। अगर आप कर लोगे बेटा तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो अब आपको मैं पढ़ा सकती हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस तो नहीं कर सकती, वो मैं अपने टाइम में बहुत कर चुकी हूँ, ठीक है बेटा। अगर आप लोग Yes, चाहते हो, ma'am. मेरा तो देखो 90% का टारगेट होता है फाउंडेशन स्टूडेंट्स का, तो वो 90% करने का तरीका भी बड़ा आसान है, मैं आपको बता भी रही हूँ, कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसमें से। लेकिन करना आप लोगों को है, वो कैसे करना है आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन करो, एमसीक्यू करो, पढ़ो जो मैं आपको रोज पढ़ा रही हूँ। देखो बेटा, लर्निंग कर्व भी होता है, आज मैंने आपको पढ़ाया ना, आज आपके दिमाग में रहेगा,